नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा 2022 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज का जो वीडियो है बहुत ही उपयोगी और बहुत ही काम का होने वाला है। इस वीडियो में अपन एनिमल रिप्रोडक्शन कंप्लीट रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी दोस्तों, एनिमल रिप्रोडक्शन यानी पशु प्रजनन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है अपने सब्जेक्ट के, उनको अपन यहाँ पे रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। अपने एग्जाम में आने वाले 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं एनिमल रिप्रोडक्शन से, तो वो कोई भी क्वेश्चन किसी भी विद्यार्थी का गलत ना हो, उस उद्देश्य से मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ। तो इसको शुरू से लेकर लास्ट तक अपने को देखना है और जो भी अपने डाउट्स हैं उनको दूर करना है, पहली बात। दूसरी बात है अपनी कि ये एनिमल रिप्रोडक्शन की जो पशु मित्रम के द्वारा बुक लॉन्च की गई है, इसका पीडीएफ में भी आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन उपलब्ध है, जिसका लिंक अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहाँ जाके आप नाम मात्र के शुल्क पे इसको परचेज कर सकते हैं और जब चाहे जहाँ चाहे इसको रिवाइज कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट, जो लोग नए हैं अपने चैनल पर, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है या एग्जाम से संबंधित जो भी सूचना है आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के वीडियो में अपन देखेंगे एनिमल रिप्रोडक्शन यानी पशु प्रजनन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो देखिए, सबसे पहले अपने बुक में दे रखा है सामान्य शब्दावली, जहां से अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी कभी, ठीक है, जो कि बहुत सिंपल सा होगा, सभी विद्यार्थी उसको सही कर सकते हैं। यहाँ पे अपने को जो ध्यान रखना है, एंड्रोलॉजी होता है नर जनन अंगों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी, ठीक है। एक तो बांझपन होता है और एक होता है अस्थायी बांझपन। इनफर्टिलिटी जो होती है उसे अस्थायी बांझपन कहा जाता है, इसको अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है जब कोई भी प्राणी, जैसे पशु की बात करें तो कोई भी पशु अगर प्रजनन तंत्र की किसी बीमारी की वजह से या किसी व्यवधान के कारण संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, इनफर्टाइल। अस्थायी तौर पर वो संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहा, ठीक है, परंतु उसको ट्रीट किया जा सकता है, उसको सही किया जा सकता है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, इनफर्टिलिटी बोलते हैं। जबकि जो स्टेरिलिटी होती है वो स्थायी बांझपन है, ठीक है, उसमें प्रजनन क्षमता पूर्णतः खत्म हो जाती है, वो संतान उत्पत्ति की क्षमता नहीं रखता, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, स्टेराइल एनिमल बोल सकते हैं, या उस कंडीशन को स्टेरिलिटी या बांझपन बोलते हैं। तो ये अपने एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए तो अपने को ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन्फ्लामेशन के बारे में है, ठीक है। वेजिनाइटिस क्या होता है, योनि की श्लेष्मा झिल्ली का जो इन्फ्लामेशन होता है उसे वेजिनाइटिस बोलते हैं। सर्विसाइटिस सर्विक्स का इन्फ्लामेशन होता है। एंडोमेट्राइटिस जो गर्भाशय के आंतरिक परत है, एंडोमेट्रियम है, उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसे एंडोमेट्राइटिस कहा जाता है। इसमें क्या होगा, योनि से मवाद का आना, मधचक्र का अव्यवस्थित हो जाना, ये इसके लक्षण होते हैं, ठीक है। एंडोमेट्राइटिस ये बहुत कॉमन कंडीशन होती है, फील्ड में देखी जा सकती है। तो एंडोमेट्राइटिस का ध्यान रखना है अपने को, क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है, गर्भाशय की जो आंतरिक परत है उसका इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है, एंडोमेट्राइटिस। नेक्स्ट देखिए, बर्थ से रिलेटेड ये कुछ डेफिनेशंस होती है जहाँ से अपनी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। प्री मैच्योर बर्थ होता है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए नाम से पता लग रहा है अपने को, प्री मैच्योर बर्थ यानी समय से पहले अगर बच्चे का जन्म हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे अपन, प्री मैच्योर बर्थ। अब इसमें ध्यान क्या रखना है अपने को, गर्भकाल पूर्ण होने से पहले जीवित बच्चे को जन्म देना, ठीक है, बच्चा जीवित होगा और गर्भकाल उसका पूरा नहीं हुआ है अभी तक, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, प्रीमेच्योर बर्थ बोलेंगे। अगर गर्भकाल पूर्ण होने से पहले जीवित बच्चे की जगह अगर मृत बच्चा होता है या मृत बच्चे का जन्म होता है तो उसे क्या बोलेंगे, अबॉर्शन बोलते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन दी हुई है, गर्भकाल पूर्ण होने से पहले मृत बच्चे का शरीर से बाहर आना क्या कहलाता है, अबॉर्शन कहलाता है। एक होता है स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ का मतलब क्या है, गर्भकाल तो पूरा हो गया परंतु जो पैदा होने वाला बच्चा है वो क्या है, डेड है, ठीक है। तो मृत बच्चे का गर्भकाल पूर्ण होने पर शरीर से बाहर आना या प्रसव होना क्या कहलाता है, स्टिल बर्थ कहलाता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस जो है ये अपने को ध्यान में रखनी है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, इनमें कंफ्यूज होने से एग्जाम में अपने से गलती हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, पायोमेट्रा क्या होता है, गर्भाशय से मवाद पड़ जाना, ठीक है। पायो वर्ड जो यूज करते हैं अपन वो किसके लिए करते हैं, मवाद के लिए करते हैं, और मेट्रा किसके लिए करते हैं अपन, गर्भाशय यानी यूट्रस के लिए। रिपीट ब्रीडर क्या होता है, किसी भी मादा के सामान्य मधचक्र की स्थिति में लगातार 3 बार क्रॉस करने या कृत्रिम गर्भाधान करने पर भी गाभिन न होना, ठीक है। अब देखिए, बच्चों के जन्म से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती है। नल्ली पैरा वह मादा जिसने अभी तक एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है, ठीक है। नल मतलब क्या होता है, जीरो, एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया उसे नल्ली पैरा बोलते हैं, ठीक है।
प्राइमी पैरा क्या होता है, जो पहली बार गर्भवती हुई है मादा, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमी पैरा बोलते हैं। यूनी पैरा ऐसी माता जो एक समय में एक ही बच्चे को जन्म देती है, ठीक है, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई। मल्टी पैरा ऐसी माता जो एक समय में 2 से अधिक बच्चों को जन्म देती है, जैसे सुअर हो गया, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक साथ बहुत सारे बच्चों को जन्म देते हैं। तो यूनी पैरा, मल्टी पैरा, इन डेफिनेशंस के बीच अपने को डिफरेंस पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए हाइड्रो एलेंटाइज क्या हो जाता है, एलेंटोइस जो मेम्ब्रेन होती है उसमें फ्लूइड भर जाना, ये क्या कहलाता है, हाइड्रो एलेंटोइस कहलाता है। उसके अलावा हाइड्रो एमनियोन, एमनियोटिक कैविटी में फ्लूइड भर जाएगा। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, पानी या फ्लूइड भर जाना। एलेंटोइस में भर जाएगा तो हाइड्रो एलेंटोइस बोल देंगे। एमनियोटिक कैविटी में भर जाएगा तो हाइड्रो एमनियोन बोल देंगे। तो ये सिंपल सी डेफिनेशंस हैं जो जहाँ से अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए प्यूबर्टी, यौवन आरंभ जो होता है, यहाँ से भी अपने एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस पशु में यौवन आरंभ की उम्र कितनी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने को अच्छे से देखना है। तो देखिए प्यूबर्टी होता क्या है, पहली बात, जीवन की अवस्था जब पशु के जननांग क्रियात्मक रूप से पूर्ण विकसित हो जाते हैं तथा पशु द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रदर्शित करने लग जाए, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, प्यूबर्टी की एज बोलेंगे या यौवन आरंभ की अवस्था बोलेंगे। अब देखिए विभिन्न पशुओं में यौवन आरंभ की जो एज होती है वहाँ से अपने एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देसी गाय के लिए 2 से 2.5 साल होता है। क्रॉस ब्रीड जो कैटल होती है उसमें साल से 1.5 साल में ही प्यूबर्टी आ जाती है। जबकि भैंस में कितना है, 2 से 3 साल या 4 साल बोलते हैं, ये रेंज में है डेटा, ये अपने को ध्यान में रखना है अपने एग्जाम के हिसाब से, ठीक। तो सभी पशुओं के लिए यहाँ पे देखिए एज दे रखी है, ये अपने को अपनी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से याद रखना है। अपनी एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है और इसको इस रेंज की फॉर्म में याद रखना है अपने को, तो यहाँ से अपने कोई गलती नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक अब देखिए मादा जनन तंत्र की अपन बात करेंगे। तो मादा जनन तंत्र का विकास मुलेरियन डक्ट से होता है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुलेरियन डक्ट जिसे पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट भी कहा जाता है, इससे क्या होता है, मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उसका डेवलपमेंट होता है। ये क्वेश्चन अपनी एग्जाम में पूछा जाता है। मुलेरियन डक्ट जो होती है उससे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है, जबकि वोल्फियन डक्ट जो होती है उससे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। मुलेरियन डक्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बात करते हैं अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उसके विभिन्न ऑर्गन्स, विभिन्न अंग कौन कौन से हैं। तो देखिए अंडाशय होता है, अंडवाहिनी होती है, यूट्रस होता है, सर्विक्स होती है, वेजाइना होती है और वल्वा होती है। ये पार्ट्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, जिसमें से देखिए बात करते हैं अपन ओवेरी की। ओवेरी जो होती है मादा जनन तंत्र का प्रमुख आंतरिक अंग है। प्राथमिक मादा जननांग क्या होता है, ओवेरी होती है, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। प्राथमिक मादा जननांग किसे कहते हैं, अंडाशय। ये क्वेश्चन अपनी एग्जाम में पूछा जाता है। प्राथमिक मादा जननांग अंडाशय होता है, इसमें अंडाणु तथा मादा जनन संबंधित हार्मोन्स का उत्पादन होता है। पेल्विक इनलेट के मध्य ऊपर की तरफ दोनों तरफ पाए जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड में दोनों तरफ ओवेरी जो होती है। ये ब्रॉड लिगामेंट द्वारा पेरिटोनियम से जुड़े रहते हैं। पेरिटोनियम के फोल्ड से मीजो ओवेरियन का निर्माण होता है। अंडाशय में जो साइज होती है वो दे रखी है यहाँ पे, इसका वेट दे रखा है, यहाँ से अपने एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आकृति, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंडाशय की जो आकृति होती है गोल है, बादाम जैसी है, किस प्रकार की, अंगूर के गुच्छे जैसी। विभिन्न जो स्पीसीज होती है अलग अलग जानवरों में अलग अलग आकृति होती है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये सारणी बनाई हुई है पशु और उसमें अंडाशय की आकृति कैसी होती है। तो देखिए गाय भैंस में बादाम जैसी होती है, घोड़ी में सेम के बीज जैसी होती है, सूअर में अंगूर का गुच्छा जैसी ओवेरीज होती है, जबकि मुर्गी में भी अंगूर के गुच्छे जैसी ओवेरीज होती है। तो यहाँ से अपने एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये जो सारणी है बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से, यहाँ से अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होता है वो अंडाशय के ऊपर पाई जाने वाली परत होती है। अंडाशय के अंदर प्राथमिक पुटिकाओं से यानी प्राइमरी जो फॉलिकल्स होती है उनसे ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण होता है, और ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, ओवुलेशन के फॉर्म में बाहर निकलता है। उससे फिर कार्पस हिमोरेजिकम बनता है और उसके बाद कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। लुप्त होता हुआ कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिगेंस कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अपने को आने चाहिए। घोड़ी में अंडाशय सेम के बीज के आकार का होता है, अपन देख चुके हैं। घोड़ी के अंडाशय में स्वतंत्र सिरे पर ओवुलेशन फोसा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओवुलेशन फोसा किस पशु में होता है, तो घोड़ी के जो अंडाशय में ओवुलेशन फोसा पाया जाता है जहाँ से ओवुलेशन होता है।
नेक्स्ट देखिए, मादा सुअर का अंडाशय अंगूर के गुच्छे जैसा होता है, उपरोक्त सारणी में अपन देख चुके हैं। इसके बाद में देखिए, पक्षियों में केवल बायां अंडाशय पूर्ण विकसित एवं क्रियाशील होता है। लेफ्ट ओवेरी कंप्लीटली फंक्शनल होती है और कंप्लीटली डेवलप्ड होती है बर्ड्स के केस में, ठीक है। ये भी अपने एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसका भी अपने को ध्यान रखना है। कुतिया का जो अंडाशय होता है चारों ओर से पेरिटोनियल पाउच से घिरा होता है, जिसे ओवेरियन वर्षा कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ओवेरियन वर्षा किस पशु की या किस जंतु की विशेषता होती है, तो ये ध्यान रखना है अपने को। बिच यानी कुतिया में ओवेरियन वर्षा पाया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए फिर यहाँ पे, अंडवाहिनी। नलिका के आकार की होती है तथा अंडाशय एवं गर्भाशय के बीच में स्थित होती है, ठीक है। ओवेरी और जो यूट्रस होता है उनको कनेक्ट कौन करता है, ओविडक्ट करती है। अब ओविडक्ट के जो प्रमुख भाग होते हैं, इन्फंडिबुलम, इस्थमस एवं एम्पुला होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपन बात कर रहे हैं कैटल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन्फंडिबुलम के ऊपर ऊपरी सिरे पर अंगुली जैसी आकृति होती है, जिन्हें फिम्बरी कहा जाता है, ठीक है। फिलामेंट्स होते हैं फिम्बरी, जो कि क्या करते हैं, ओवुलेशन पे जो ओवम बाहर निकलेगा उसको ओविडक्ट में आकर्षित करेंगे। ये अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में निषेचन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। ये अपने एग्जाम में पूछा जा सकता है। अंडवाहिनी के किस भाग में निषेचन होता है, गाय में, तो एम्पुला अपने को उसमें ध्यान रखना है। मुर्गी में केवल बाईं अंडवाहिनी ही पूर्ण विकसित व क्रियाशील होती है। एज अपन पढ़ चुके हैं ऊपर की बायां ओवेरी जो होता है, बायां अंडाशय जो होता है वो विकसित होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग लेफ्ट ओविडक्ट भी कम्प्लीटली डेवलप्ड होती है। मुर्गी की जो अंडवाहिनी होती है उसमें 5 भाग होते हैं, ठीक है। इन्फंडिबुलम है, मैग्नम है, इस्थमस है, यूट्रस है और वेजाइना है, सॉरी। तो ये इंपॉर्टेंट 5 पार्ट होते हैं मुर्गी के अंडवाहिनी में, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इन्फंडिबुलम में योग का संग्रहण, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, कि मुर्गी की अंडवाहिनी के किस भाग से किस चीज़ का निर्माण होता है या कौन सा कार्य उसके द्वारा किया जाता है। तो इन्फंडिबुलम जो पार्ट होता है उसमें योग का संग्रहण होता है। मैग्नम जो पार्ट होता है थिक वाइट एल्बुमिन का स्त्रावण करती है। नेक्स्ट होता है इस्थमस, ये जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है अंडे के ऊपर की जो मेम्ब्रेन उसका निर्माण करती है। यूट्रस होता है, ये थिन वाइट एल्बुमिन या सेल बनाती है। जबकि जो वेजाइना होती है, वेजाइना अंडे को होल्ड रखती है एवं अंतिम भाग यूरोडियम में खुलता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या पॉइंट्स हैं जो अपने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, गर्भाशय। गर्भाशय जो होता है इसमें हॉर्न व बॉडी होती है, सभी जानते हैं। गर्भाशय की भित्ति निम्न 3 स्तरों की बनी होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक है। बाह्य परत पेरीमेट्रियम कहलाती है, बीच वाली जो मध्यम परत है मायोमेट्रियम होती है, आंतरिक परत एंडोमेट्रियम कहलाती है। इसके बाद में देखिए, फीटल प्लेसेंटा गर्भाशय के एंडोमेट्रियम भाग से जुड़ता है एवं कोरंकल्स का निर्माण करता है, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो है अपना कोरंकल्स, ठीक है। ये किससे जुड़ेगा, एंडोमेट्रियम पार्ट से। जो फीटल पार्ट होता है प्लेसेंटा का, वो एंडोमेट्रियम से किसके द्वारा जुड़ता है, कोरंकल्स के द्वारा जुड़ता है। विभिन्न पशुओं के गर्भाशय हॉर्न एवं बॉडी की तुलना करने पर अपन देखते हैं उसकी जो आकृति होती है उसके आधार पर उसको अपन वर्गीकृत कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही ध्यान रखना है इस चीज़ का। बाईपार्टिएट गर्भाशय जो होता है उसमें क्या होते हैं, हॉर्न की तुलना में बॉडी का आकार बड़ा होता है, ठीक है। जो यूटेराइन बॉडी होती है उसकी साइज हॉर्न्स की कंपैरिजन में बड़ी होती है। यहाँ पे गाय, भैंस, भेड़, बकरी एवं घोड़ी, ये बहुत कन्फ्यूजन का विषय है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। बाईपार्टिएट गर्भाशय गाय, भैंस, भेड़, बकरी एवं घोड़ी यानी रूमिनेंट्स जो होते हैं उनमें एवं घोड़ी में क्या होता है, बाईपार्टिएट गर्भाशय होता है, ठीक है। जबकि जो बाइकॉर्नुएट होता है उसमें क्या होता है, यूटेराइन बॉडी के कंपैरिजन में जो हॉर्न्स होते हैं वो बड़े होते हैं। वो किस में होते हैं, सुअर और ऊँटनी, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। डुप्लेक्स जो गर्भाशय होता है उसमें डिवाइडेड होता है, गर्भाशय में 2 बॉडी होगी, 2 हॉर्न्स होंगे एवं 2 ही सर्विक्स होती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, खरगोश। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जहाँ से अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जाएगा, बाईपार्टिएट गर्भाशय किस में होता है, बाइकॉर्नुएट किस में होता है, या डुप्लेक्स किस में होता है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। या स्पीशीज दे देगा, जैसे भैंस में किस प्रकार का गर्भाशय होता है, तो फिर अपने को बाईपार्टिएट, बाइकॉर्नुएट, डुप्लेक्स उनमें से आंसर अपने का चूज करना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसको अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद में अपन देखते हैं आकृति के आधार पर गर्भाशय के प्रकार। तो वाई आकृति, टी आकृति, एम आकृति में डिवाइड करते हैं, ठीक है। वाई आकृति में क्या होता है, गर्भाशय की जो बॉडी एवं हॉर्न के बीच 45 डिग्री का एंगल होता है। रूमिनेंट जो होते हैं गाय, भैंस, भेड़, बकरी, उनमें क्या होता है, वाई आकृति का गर्भाशय होता है। इसको अपन समझे तो देखिए, इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है। यू आकृति का
इस प्रकार से गर्भाशय होगा। ठीक है, ये तो दोनों हॉर्न्स होंगे, ये यूट्राइन बॉडी होगी और ये इसकी आकृति कैसी हो जाएगी, वाई आकृति की। जबकि टी आकृति में क्या होता है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो इस प्रकार से होता है। ये यूट्राइन्स हॉर्न होंगे और ये बॉडी होगी, तो ये क्या हो गया, टी शेप का यूट्रस हो जाता है। ठीक है, ये किस में होता है, घोड़ी में होता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो अपन पढ़ेंगे, वाई व टी आकृति के मध्य है, बॉडी एवं हॉर्न के मध्य का जो एंगल है वो 45 और 90 डिग्री के बीच का होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, कैमल, फीमेल कैमल जो होती है ऊँटनी, उसका गर्भाशय वाई व टी के मध्य का होता है। वी आकृति का जो गर्भाशय है वो कुतिया या कुट्टी का गर्भाशय होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है गर्भाशय की आकृति से संबंधित। ठीक है, गर्भाशय के वर्गीकरण से संबंधित ये अपने को ध्यान रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और वो गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अब बात करते हैं वेजाइना। ये मैथुन का अंग कोपुलेटरी ऑर्गन होता है। ठीक है, योनि में पाई जाने वाली जो झिल्ली नुमा संरचना उसे हाइमन या योनि छद कहा जाता है, जो कि वर्जिनिटी का प्रतीक माना जाता है। नोट, सभी पशुओं में अंडोत्सर्ग द्वितीयक ओसाइट का होता है, जबकि घोड़ी एवं कुतिया में प्राथमिक ओसाइट अवस्था में होता है। ये अपने को याद रखना है भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये एग्जाम में अपने आ सकता है। इस प्रकार का एक्सेप्शनल केस जब एग्जाम में आता है तो वो मैक्सिमम लोगों के गलत होता है। तो इस चीज़ को अपने को ध्यान रखना है कि घोड़ी एवं कुतिया में जो ओवुलेशन होता है प्राइमरी ओसाइट का ही हो जाता है, जबकि बाकी स्पीसीज जो होती है उनमें सेकेंडरी ओसाइट का होता है। मादा में कैनाल ऑफ गार्टनर पाई जाती है, जो कि वुल्फिन नलिका का अवशेष होती है। वुल्फिन नलिका के बारे में अपन ने पहले पढ़ा है कि इससे क्या होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो डेवलप होता है और फीमेल में ये क्या होती है, अवशेषी रूप में होती है, जो कि कैनाल ऑफ गार्टनर की फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में देखिए जनन तंत्र के हार्मोन्स। तो इस प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण से बिंदु है अपने विषय से संबंधित, जिनको अपन रिवाइज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ पाएंगे अपन। जो लोग इस बुक को परचेज करना चाहते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ जाके परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।